everyone, welcome to Adbhuth Batch. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 10 students, hope you all are doing very well and सब बहुत ही बढ़िया होंगे and ready होंगे आज के इस most important session के लिए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है सबको पता है, क्योंकि दिख रहा है क्लियरली हमारी जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल जो मुझे लगते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की, वैसे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं इस पूरे वीडियो में। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड माई बेस्ट कि एग्जाम में जैसा पैटर्न आता है उसी पे बेस में क्वेश्चंस पूछूं ताकि आपको जो है आइडिया लग जाएगा। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड अगेन सबको पता है ना क्या मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, यू कीप योर नोटबुक्स विद यू सो दैट यू कैन नोट दीज डाउन, आपको आगे के लिए हेल्प करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपका लिटरेचर में सेक्शन आता है उसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली जो पूछे जाते हैं दीज आर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्या होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो आपने कविता या जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें से कोई हिस्सा निकाल लेना, यानी उसमें से कुछ लाइनें होती हैं, पैराग्राफ होते हैं, उन्हें उठा के रख देना एंड उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछना, राइट। तो आइदर इनको आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहो और यू कैन इवन टर्म देम एज रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ठीक है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट यानी आपका जो भी पोम का, जैसे पोम की कुछ लाइनें रख दी, बिल्कुल प्रॉपर चीटिंग कराते हैं आपसे इन क्वेश्चंस में, आपको सामने लाइन रख देंगे एंड इन्हीं पे बेस्ड अराउंड 4-5 क्वेश्चन देंगे। नाउ सवाल ये होगा मैम वो कैसे क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन का पैटर्न कैन डिफर। क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं, क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स पे हो सकता है ना, अलग अलग मतलब वेराइटी हो सकती है। एक एमसीक्यू हो गया, अगर एक ट्रू एंड फॉल्स में मतलब आइडिया दे रही हूँ, है ना। फिलअप हो गया, सिनोनिम एंटोनिम यानी विलोम और पर्यायवाची वाले वर्ड्स हो गए, या फिर आपको सिंपल कह देंगे चलो भाई कि शॉर्ट आंसर लिख दो, एक लाइन में आंसर कर दो, ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस टाइप का आपका पैटर्न हो सकता है, मिक्स पैटर्न्स हो सकते हैं या कुछ और भी अलग पूछ सकते हैं, राइट। क्लियर है। सो आई होप डस्ट ऑफ स्नो सबने ऑलरेडी अच्छे से मेरे साथ पढ़ लिया है एंड उसके बाद आप आएंगे इन क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी आपकी ही बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सी पोएम से दिया गया है ये स्टैंजा 1 है ये। लेट्स रीड इट। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। so we all know हमारे जो कवि है यहाँ पे कविता की शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि the way a crow यानी जिस तरह से एक कौवे ने shook down on me, क्या हिला के गिरा दिया मुझ पे, dust of snow यानी वो कौवा एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था। एंड ये कौन सा सीजन है, अगर स्नो की बात हो रही है सो वी आर वेल अवेयर विंटर सीजन की बात है। वो कौवा हेमलॉक ट्री की ब्रांच पे बैठा, उसने क्या करा, उसने जो है इस ब्रांच को हिलाया। तो उस ब्रांच को हिलाने से हुआ क्या, उसमें जो स्नो यानी जो बर्फ लगी हुई थी उसकी छोटी सी डस्ट निकल के, थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा निकल के जो है किसके सर पे गिरा, पोएट के सर पे। ओके क्लियर है ये बिल्कुल ही। तो आइए देखते हैं कि इसके ऊपर क्या सवाल दिए गए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 1 हेयर ऑन योर स्क्रीन। नाउ इफ यू कैन सी द क्वेश्चन, ये सिंपल एक क्वेश्चन दिया है यानी आपको इसका लाइन में लिख के खुद ही आंसर देना है। क्वेश्चन सेज वेयर वाज द क्रो। सिंपल सा आसान सा सवाल है कि कौवा कहाँ था। तो आपको अगर याद भी ना आए ना तो आपको चीटिंग करा दी गई है, देख लो क्लियरली दिया है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो आपको लोकेशन बता दी है कि कौवा कहाँ बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री के ऊपर। So the crow was on a hemlock tree. That is your answer. ये आंसर लिख के आओगे मार्क्स मिल जाएंगे। वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दीज आर। इट्स जस्ट आपको थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है एंड उस हिसाब से आंसर देना है। So the crow was on a hemlock tree. इन बोलोगे नहीं, पेड़ के अंदर नहीं है, पेड़ के ऊपर है। तो कृपया करके जो है ना आप ध्यान रखेंगे इनका, है ना, ऑन इन सब करेक्ट लिखेंगे प्रेपोजिशन। चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन अ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। What did it shake on the poet? It किसके लिए कहा गया है, कौवे के लिए। कौवे ने पोएट के ऊपर, कवि के ऊपर क्या हिला के गिरा दिया, क्या शेक करके गिरा दिया। So it shook dust of snow on the poet। यहाँ कुछ चीजें ध्यान में रखने की है बिकॉज आई एम योर इंग्लिश टीचर, सो इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में पहले ही बता दूं कि यहाँ पे आप एरर ला सकते हो। देखो क्वेश्चन में आपको पता है ये क्रिया, ये वर्ब किस में दिया है, शेक। शेक क्या होता है, प्रेजेंट टेंस।
तो जब हम आंसर लिखते हैं तो हम उसे पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो आंसर में हमने शेक नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, शूक। इट शूक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहां गलती की तो यू कैन लूज मार्क्स, ठीक है। सो इट शूक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। उस कौवे ने कवि के ऊपर क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की थोड़ी सी धूल गिरा दी। क्लियर? ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई नो जिसने मेरे साथ पढ़ा है उसको तो याद ही होगा ना कि पलक मैम ने क्लियरली पोएम के टाइम बताया था राइम स्कीम क्या होती है। तो आइए फटाफट से देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है। उससे पहले मैं हर बार कोशिश करती हूँ, जिन स्टूडेंट्स का सवाल रहता है मैम कैसे इन चीज़ों को याद रखें, इतना सारा पढ़ना है, तो जब भी मैं पढ़ाऊँ ना मैं हर बार आपको वापस से उस चीज़ का एक ब्रीफ जो है ना ब्रीफ अप कर देती हूँ कि वो चीज़ क्या थी, सो दैट आप जितनी बार राइम स्कीम देखो आपको मेरे साथ यहाँ पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा किस बात की टेंशन है कि नहीं। चलो, तो राइम स्कीम क्या होता है, राइम सुना है ना जैसे बचपन से करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी भूल। तो ये सब चीजें क्या है भाई, राइमिंग है। तो राइम यानी आपके स्टैंजा की जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड है ना, उसके लास्ट वर्ड में क्या साउंड आ रहा है, या बिकॉज हम हिंदी में एक्सपर्ट है भाई, हमको हिंदी आती है, तो क्या मात्रा आ रही है ना। मात्रा से मैं तो कहती हूँ बहुत इजीली आप जज कर सकते हो। तो आइए फटाफट से लेट्स जस्ट रीड दिस स्टैंजा। द वे अ क्रो। अब इस लाइन में मुझे बताइए आखिरी शब्द क्या है, क्रो है। क्रो में साउंड कैसा आ रहा है, किसकी मात्रा आ रही है, क्रो, ओ। तो ये कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, ठीक है, हिंदी तो आती है ना सबको, तो ओ की मात्रा आई। देन नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, शूक डाउन ऑन मी। लास्ट वर्ड क्या है, मी, तो स्ट्रेच करके बोलो कौन सी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है, ठीक है। थर्ड लाइन, द डस्ट ऑफ स्नो, फिर से कैसा साउंड आया, ओ का साउंड आया। एंड लास्ट, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो फिर से किसकी मात्रा आई, ई की। क्लियर है, ये चीजें याद आ गई। अब सिंपल सी बात है, जो मात्रा सेम है ना उसको सेम लेटर से आप रिप्रेजेंट करोगे, दर्शाओगे। तो यहां यूजुअली क्या लिए जाते हैं, ए बी सी डी लिए जाता है, तो मैंने ए ले लिया। अब ओ है ए, तो दूसरे ओ को भी मैं ए कर दूंगी। क्लियर है, ई को मैंने डिनोट कर दिया बी से, तो दूसरा ई कहाँ है, बी। तो आपको राइम स्कीम कुछ नहीं, सिंपली इन लोगों को जो है इन लेटर्स को जो है ना एक सीक्वेंस में लिख देना है। पहले क्या आया, ए, फिर क्या आया, बी, फिर ए, फिर बी। तो दिस इज, ये हो गई आपकी राइम स्कीम इस पर्टिकुलर स्टैंजा की। हर स्टैंजा की राइम स्कीम सेम हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है। यहां समझ आया, याद आया एक्चुअली, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके थे, ठीक है। तो कहां गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियरली आपको लिखना है यहाँ पे, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। आपको एक ही लाइन में सिंपली इसकी राइम स्कीम लिख देनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हु इज द पोएट, यानी आपको ऐसे लाइन दे दी स्टैंजा की कि ये आपको, अच्छा अभी तो आपको पता है कि ये कौन सी पोएम है, आपको एग्जाम में बहुत सारी अभी तो पोएम्स जब पढ़ोगे पूरी है ना, तो उसमें से आपको बस ये स्टैंजा दे दिया एंड देन पूछेंगे हु इज द पोएट। सो यू नीड टू रिमेंबर डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। एक छोटी सी चीज और बताऊंगी कि आपको जब भी आंसर लिखना हो ना तो ऐसा मत करना हु इज द पोएट लिखा तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख के छोड़ दिया, आगे का नहीं लिखा। बचपन से आई थिंक सीखते हो, सिर्फ ऐसे आंसर नहीं लिखना है, हु इज द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पूरी बात बताओ बिकॉज यू आर स्टडीइंग इंग्लिश। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। पूरी आप पॉइंट लिखोगे यहाँ पे। एंड कवि का नाम जो है अच्छे से याद होना चाहिए। उसकी भी एक टेक्निक है कि जिनका सवाल रहता है मैम कैसे याद करेंगे पोएट्स के नाम, सो सिंपल है। देखो कितनी बार हम ये पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर पोएम को, हमने एक्सप्लेनेशन देखा, समरी, एमसीक्यू, सो बहुत बार जिक्र हुआ है ना, बात हमने करी पोएट की। सो ऐसे ही व्हेन यू स्टडी विद मी, साथ में पढ़ते जाओगे तो हम बार बार कोशिश करेंगे नाम लेते जाएं। तो होता क्या है, सुन के विजुअली देख के चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। सो डोंट फील कि ये एक दिन का प्रोसेस है, हम एक दिन बैठेंगे सारे कवियों के नाम जो है रट लेंगे, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे डे बाय डे जो है आप इनके सभी के नाम याद कर लेंगे मेरे साथ। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस पे 5th क्वेश्चन भी है जो है आंसर बेस्ड पे है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड, यानी जो हमारी कविता है उसमें जो कवि हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड यानी क्या, उनके मन की दशा क्या है,
मन की दशा यानी अभी वो कैसा महसूस कर रहे थे, क्या चल रहा था उनके जीवन में, है ना। स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं ना, कि जैसे अभी अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, सो यू आर इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, आपको बहुत ही मजा आ रहा है सेशन में, राइट। तो सिमिलरली जो कवि हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, तो हम सबको पता था कवि जो है बड़े ही दुखी मूड में थे उस वक्त, है ना। उनके जीवन में पता नहीं क्या हुआ था, जो बड़े ही निराश थे। और हमारी लाइफ में भी ऐसा कोई दिन आता है ना जब हमें लगता है यार सब बकवास हो रहा है, सब बोरिंग है, एवरीथिंग इज डिप्रेसिंग। So same was with poet. The poet was in a sad, depressive and hopeless mood at that time. यानी कवि उस समय दुखी, डिप्रेसिव और होपलेस, होपलेस यानी कोई उम्मीद ही नहीं थी, है ना, ऐसा लगता है जब जीवन में, तो इस टाइप के मूड में थे वो उस वक्त। क्लियर है बिल्कुल ही। चलिए, तो अगर देखो ये छोटे छोटे से आंसर आप एक्सट्रैक्ट बेस में दे दोगे, यहाँ पे इस केस में आपको मार्क्स लूज करने ही नहीं है, आराम से जो है मार्क्स उठा सकते हो। चलिए, इफ दिस इज क्लियर, सो आई होप सब जो है मुझे सेकंड जो है स्टैंजा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। लेट्स रीड इट। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो क्योंकि ये पोएम ही 2 स्टैंजा की है, तो 2 ही स्टैंजा पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड स्टैंजा में क्या था, तो क्लियरली हम चीजों को रिकॉल करते हैं। तो जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरी, तो होता है ना कुदरत का ऐसा कभी कोई छोटा सा ही करिश्मा, बहुत बड़ी चीजें नहीं। जैसे आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बोरिंग सा फील हो रहा है, तो टेक अ वॉक इन द नेचर, बाहर गार्डन में वॉक करने चले जाओ, तो फ्रेश फील करते हो, राइट। तो सेम हुआ कवि के साथ, वो बड़े ही सैड और दुखी मूड में थे, लेकिन एक छोटी सी जो है बर्फ उनके ऊपर गिरी, हल्का सा जो है उनके ऊपर डस्ट गिरा बर्फ का, तो उनका मूड जो है एकदम बदल गया, उनके दिल का एकदम मूड जो है वो चेंज हो गया, यानी नेगेटिव से वो पॉजिटिविटी में आ गए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड, यानी उस हेमलॉक ट्री ने, उस कौवे ने और उस डस्ट ऑफ स्नो ने क्या कर दिया, कवि का दिन बचा लिया। ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी रूड का मतलब क्या होता है, जिसे मैं पछतावा करता, यानी उनका जो बचा हुआ दिन है वो पूरे टाइम वो पछतावा करते कि मेरा दिन ऐसा बीत गया। तो उन्होंने कहा फाइनली, चलो होता है ना देर आए दुरुस्त आए, कि अभी वो दुखी थे, अब उनका मूड चेंज हो गया, तो बचा हुआ दिन जो है वो अच्छे से बिता सकते हैं, अपनी जीवन के बाकी काम वो जो है ना बड़ी खुशी से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, सो इफ दिस इज क्लियर, इजी सी पोएम है, आई थिंक इसमें डाउट तो आएंगे ही नहीं आपको ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द वर्ड रूड मीन। तो यहाँ पे आपसे एक वर्ड मीनिंग पूछ लिया गया है, जिसमें एवरीवन नोस की एक्सप्लेनेशन टाइम मैंने हर वर्ड का मीनिंग आपको बताया ही है। तो रूड वर्ड का मतलब क्या है, तो अभी मैंने बताया ऑफ अ डे आई हैड रूड, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, रूड बोलते हैं हम इसको, है ना। तो रूड का मतलब होता है पछतावा करना। जैसे यहाँ कवि ने कहा ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी एक ऐसा दिन निकलता मेरा जिसपे मैं पछतावा करता रहता, है ना। तो कौवे ने, ट्री ने और बर्फ ने वो बचा लिया। सो द वर्ड रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा। तो हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब होता है पछतावे में रहना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बड़ा ही आसान आंसर है इसका, कि उस कौवे ने कवि के मूड को कैसे बदल दिया, यानी दुखी से उनको खुश कैसे कर दिया। The crow changed the poet's mood by shaking down the dust of snow from a hemlock tree. कौवे ने जो है पोएट का मूड कैसे बदला, बाय शेकिंग, यानी जब वो हेमलॉक ट्री पे की ब्रांच पे था, वहां से उसने पेड़ को थोड़ा सा शेक किया, यानी वो खड़ा होगा, उसने पेड़ को थोड़ा हिलाया, जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो पोएट के सर पे गिरा, एंड जो है पोएट का मूड उससे बदल गया। ऑलराइट, वंडरफुल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न आप देख पा रहे हो, डिफरेंट पैटर्न है। दिस इज एन MCQ, सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। What figure of speech has been used in the line and saved some part? आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इस लाइन में जो आपका स्टैंजा है, कविता की लाइन है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी कौन सा अलंकार यूज किया गया है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ पढ़ाते टाइम भी कि फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, स्पेशली जब से आप 9th से पढ़ रहे होगे, है ना, और भी आपने स्टडी किए होंगे 9th और 10th से, ये सिलसिला चालू हो जाता है। सो अब अगेन आई वांट कि जिसको आंसर आता है वेरी गुड, आप कोशिश करो ट्राई करने की कि चारों ऑप्शन में से क्या है। इज इट सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन या रेपिटेशन।
उसके लिए मैं एक चीज और बताऊं, MIQs इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप और कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो मेरे साथ साथ ये चारों जो है मैं अभी आपको फटाफट से रिकॉल करवा देती हूँ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। एंड आपके 10th क्लास के हिसाब से देखो, इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे जो है इसमें चीजें आती हैं, एंड लिटरेरी डिवाइसेस थोड़े बहुत नहीं है, काफी होते हैं, बट व्हाट यू हैव टू स्टडी, हमेशा सिलेबस डिफाइंड होता है ना, तो आपके क्लास 10th के हिसाब से जो आपके चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच या उसमें जो डिवाइसेस इंपॉर्टेंट हैं हम वो स्टडी करेंगे, एंड उसको देखते हुए दीज 4 आर इंपॉर्टेंट, सो ईच वन ऑफ यू नो, सबको ये पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सिमिली और मेटाफर की, अच्छे से सुनिएगा, एंड इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन एनीवेयर, ऑलराइट। चलिए, सिमिली क्या होता है, देखिए सिमिली और मेटाफर काफी स्टूडेंट्स को सेम लगते हैं, इनके बीच में आज मैं इतना इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताऊंगी कि लाइफ टाइम आप सबको याद रहेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सिमिली और मेटाफर दोनों में हम तुलना करते हैं, मतलब दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक चीज की तुलना दूसरी चीज से। अरे तुलना कब करते हो, जब आपके पास दो चीजें होंगी ना। अगर मैं कहूंगी कि मेरी दोस्त मुझसे ज्यादा लंबी है, तो मैंने कैसे बोला, बिकॉज हम दो हैं, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं कि शी इज टॉलर देन मी, ऑलराइट, तो तुलना करना। तो सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन है। डिफरेंस कहां आता है ये समझो। सिमिली में जब हम तुलना करते हैं, सिमिली में जब हम तुलना करते हैं तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देख लो। सिमिली में जब हम तुलना करते हैं तब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कौन से शब्द, या तो लाइक या तो एज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरी जो दोस्त है ना वो शेर जितनी ब्रेव है, तो मैं क्या कहूंगी, शी इज एज ब्रेव एज अ लायन। मैंने क्या कहा, मेरी जो दोस्त है वो किसकी तरह बहादुर है, शेर की तरह। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया है, यहाँ पे देखो एज यूज किया है, एज ब्रेव एज अ लायन, यानी एक शेर की तरह, है ना, शेर की तरह, जैसे शेर ब्रेव है वैसे मेरी दोस्त ब्रेव है। बढ़िया मैम, समझ आ गया, ये तो अच्छे से समझ आया। अब जरा सुनो बात, किसकी बात सुनोगे, मेटाफर की। मेटाफर में भी तुलना है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, हम एक चीज को, ध्यान से सुनिएगा, हम एक चीज को दूसरी चीज की जगह दे देते हैं। हम तुलना, हम ये नहीं कहते कि शी इज एज ब्रेव एज अ लायन, कि वो शेर की तरह है, नहीं, हम उसको शेर ही बना देते हैं, समझ रहे हो, हम उसको शेर ही कह देते हैं। जैसे शी इज अ लायन व्हाइल फाइटिंग, यानी मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा ही नहीं कि वो शेर की तरह लड़ती है, मैंने कहा जब वो लड़ती है तो वो एक शेर है, शेर की तरह नहीं है, वो एक शेर है। ये है इतना सा माइनर सा डिफरेंस जो कि आराम से आपको समझना चाहिए सिमिली और मेटाफर के बीच में। मैं उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा, एंड इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन, कि ये डिफरेंस देखो, कभी कभार आप बहुत हायर क्लासेस में भी पहुंच जाते हो लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और दिस इज अ पॉइंट जहां गलती कर बैठते हो। तो सिमिली और मेटाफर समझ आया, दोनों ही कंपैरिजन है, दोनों ही तुलनात्मक हैं, लेकिन फर्क क्या है, सिमिली में आपको लाइक और एज वर्ड देखने को मिलेगा, और मेटाफर में ऐसा कोई भी वर्ड यानी नहीं, हम उसको जो है दूसरे चीज की जगह दे देते हैं, है ना। हमने शी को क्या बना दिया, लायन बना दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट एलिटरेशन। एलिटरेशन इज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। एलिटरेशन बड़ा सिंपल होता है, बड़ा ही सिंपल। एलिटरेशन क्या होता है, जब आप देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, ये क्या होते हैं मैम, आसपास। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब पता है ना, आसपास लगे हुए जो शब्द होते हैं। जब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के इनिशियल लेटर, आसपास वाले शब्दों का इनिशियल लेटर मतलब हुआ जो पहला अक्षर होता है, अगर वो सेम हो तो तुम क्या कहोगे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन। क्या कहोगे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन। जैसे द thief thought to die, ठीक है, चोर ने सोचा मैं मर जाऊं। तो यहां देखो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये सब, यहां पे इनके इनिशियल लेटर देखो, टी 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 टी, तो ये सब क्या है, ये सब एलिटरेशन है। मैम 4 वर्ड्स होने चाहिए, नहीं 2 भी हो सकते हैं। जैसे द थीफ रैन अवे, ठीक है, ये लाइन लिखिए, द थीफ रैन अवे। तो इसमें देखो ये दोनों आसपास वाले वर्ड हैं, पहला लेटर रिपीट हो रहा है, ये भी एलिटरेशन है, ठीक है। क्लियर हुई बात, समझ आई।
ये एग्जाम्पल लिख सकते हो एलिट्रेशन में। लास्ट आ जाओ, लास्ट क्या है, अगेन बड़ा ही सिंपल सा, नाम सुनते ही समझ आ जाएगा यार, नाम का मतलब क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जो खुद को दोहराए। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जो दोहराए, रिपीट करना। तो यहाँ पे कौन दोहरा रहा है, शब्द दोहरा रहे हैं, है ना। When words are repeated, है ना, when words are repeated। ठीक, एग्जाम्पल तो बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो the bag and the handbag were good। सिंपल सा एग्जाम्पल है ना। The bag and the handbag, है ना, the bag and the red bag, the bag, the red bag was good, the bag, the red bag was good। यानी वो बैग, कौन सा, वो लाल वाला बैग बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं आप देखो, क्लियरली आपको दिख रहा है क्या क्या रिपीट हो रहा है इसमें, बैग, बैग, द रिपीट हो रहा है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटेशन। सुपर सिंपल, क्लियर हुई कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फटाफट से इनको जल्दी से जो है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, है ना, क्लियर है। अच्छा, अब मेन काम करते हैं, ये नहीं करना था, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अब ये समझ गए तो मुझे ये बताओ कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंड सेव्ड सम पार्ट। क्या सिमिली और मेटाफर है, तुलना तो है ही नहीं इसमें, कुछ पार्ट बचा लिया, तुलना तो है ही नहीं। तो पहले तो इनको एलिमिनेट कर दो, है ना, बाहर कर दो राउंड से इनको। फिर आता है एलिट्रेशन और रिपीटेशन। क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट, चारों ही वर्ड अलग है, रिपीटेशन नहीं है। अब एलिट्रेशन देखो, एलिट्रेशन क्या बताया था मैंने, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स इनिशियल लेटर सेम। तो एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ गौर से देखो, सेव्ड सम, इसमें पहला लेटर एस, पहला लेटर एस, दोनों वर्ड आसपास हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एलिटरेशन। यानी इस पर्टिकुलर लाइन में क्या फिगर ऑफ स्पीच है, एलिटरेशन। क्लियर है आंसर। देखो फिगर ऑफ स्पीच बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना पड़ता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अगर आपको याद ही नहीं हो एलिट्रेशन में होता क्या है तो आप कैसे पहचान पाओगे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको ये कहानी जो है क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर और नॉट? वंडरफुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आ जाते हैं, हमारे टाइप अलग हो गया, यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस यूजुअली आपसे एग्जाम में आप मान लीजिए 1 मार्क में, 2 मार्क में या 3 मार्क्स में यूजुअली पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड क्लियर आंसर देना है। इधर आपको बहुत लंबी थ्योरी नहीं लिखनी है कि हम इंट्रो लिख रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, नहीं। आपको जो है क्रिस्प एंड क्लियर जैसा सवाल है उसके हिसाब से कुछ लाइनों में जो है आंसर देना है। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कवि ने नेचर को यानी कुदरत को किस तरह से दर्शाया है, कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया है इस पर्टिकुलर कविता में। ठीक है, तो आपको आंसर कोट कर देना है कि द पोएट हैज ऑब्जर्व नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम। वी ऑल नो कि इस कविता में क्या बात कही जा रही है कि कैसे कुदरत जो है आपको खुश कर सकती है ना। कि आप हर बार सोचते हैं गैजेट्स हुए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हुई, है ना, बाहरी सांसारिक चीजें एक लिमिट तक ही रहती हैं, लेकिन जब भी आप नेचर में निकलोगे ना, कुदरत की हर चीज आपको क्या दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी, यानी सकारात्मक। तो यहाँ कवि ने क्या बताया है, द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। यानी उनके लिए कुदरत ने बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है, यानी वो नकारात्मक से सकारात्मक हो गए। द पोएट हैड बीन द सॉरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड इन द पोएम। यानी पोएट जो कवि हैं वो किस जो है ना मूड में थे। द पोएट हैड बीन इन दी सॉरोफुल यानी बहुत ही दुखी और बहुत ही डिप्रेसिव मूड में थे शुरुआत में कविता में, है कि नहीं। बट देन द वे अ क्रो शूक स्नो डस्ट ऑफ इट चेंज्ड हिज मूड। लेकिन उसी के बाद ही जिस तरह एक कौवे ने, अब कौवा भी नेचर का ही पार्ट है ना, शूक स्नो डस्ट ऑफ, उसने पेड़ से जो है स्नो की डस्ट गिराई, उस चीज से जो है कवि का मूड जो है बहुत बदल गया। क्योंकि ठंडी ठंडी स्नो जब पड़ती है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बारिश हो रही है तो आप बारिश में जाते हो, भीगते हो, बढ़िया भुट्टे वुट्टे खाते हो, तो एकदम मूड चेंज हो जाता है, राइट। तो सेम पोएट के साथ हुआ, स्नो जैसे उनके ऊपर गिरी तो उनका मूड जो है चेंज हो गया। नेचर गेव हिम द इंस्पिरेशन
टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर, यानी कुदरत ने उसको ये प्रेरणा दी कि अब से जो है तुम जीवन में कैसे बिहेव करो पॉजिटिवली। यानी जीवन में ये मत सोचो कि बहुत बड़ी चीजें होंगी तब हम खुश होंगे। फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स। आपकी लाइफ में रोज छोटी छोटी चीजें हो रही है, जैसे आज मम्मी ने आपकी फेवरेट डिश बना दी, उसमें खुश हो जाओ। तो छोटी छोटी चीजों में जो है ना अपनी खुशियां देखो एंड बी पॉजिटिव। तो ये था प्रॉपर जो है हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन हमारे पोएट का। क्लियर है? इस टाइप से आप आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं। If this is good, then let's move on to the other question, that is, justify the role of the crow in the poem Dust of Snow in changing the poet's mood. एक चीज बता दूं कि छोटी सी पोएम है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत अलग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2 ही स्टैंजा है, बात तो वही है, बस बात पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो माई पर्पज टू कीप इतने सारे क्वेश्चन इज कि अगर आपको एग्जाम में किसी भी तरह से यानी कोई भी लैंग्वेज उल्टी फुल्टी करके दे दें, मेरे स्टूडेंट्स हो आंसर जरूर कर दोगे। तो यहाँ बात वही है, लेकिन लैंग्वेज पूछने की अलग है। क्या है लैंग्वेज? कहते हैं कि भाई जो कौवा है ना, उसका रोल, जैसे हर मूवी में रोल होता है, तो इस जो मूवी है यानी इस जो कविता है उसमें कौवे का रोल आप जस्टिफाई करो और बताओ कि कैसे उस कौवे ने जो है कवि का मूड बदल दिया है ना, उसका रोल बताओ तुम, कौवे का रोल। तो हम बता देते हैं भाई, आई थिंक द वे स्नो डस्ट वॉज शेकन ऑफ चेंज्ड हिज मूड। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से स्नो डस्ट गिरी उस हिसाब से जो है कवि का मूड बदल गया। Perhaps it gave the poet inspiration/idea to behave in the same manner, shake off his depressive thoughts and revive his cheerful mood. तो हर आंसर को मैंने एक अलग तरीके से फॉर्म किया है, क्योंकि क्या होता है, आपको अगर सेम टाइप के क्वेश्चन मान लो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में पूछ लिए ना, आप सेम लैंग्वेज लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा चीजें रिपीटेड हैं एंड यू माइट लूज मार्क्स। सो आपको अपनी वोकैबुलरी पे थोड़ा ध्यान देना है एंड वो मैं आपकी मदद करूंगी। यहाँ मैंने आंसर का देखो चेंज किया है, क्या लिखा है मैंने, परहैप्स, यानी वो डस्ट जो गिरी ना उसके ऊपर, तो उसको उससे पोएट को एक इंस्पिरेशन या ये आइडिया आया कि तुम भी सेम काम करो। मैम कैसा सेम काम? तो कौवे ने क्या किया, ब्रांच को शेक कर दिया और उससे स्नो गिरा दी। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि कभी भी ऐसा करे, क्या करे, अपने डिप्रेसिव थॉट को, अपनी नकारात्मक सोच को ऐसे ऐसे शेक करके निकाल दे, है ना, और जो है अपना चीयरफुल मूड यानी खुश मिजाज जो है मूड, उसको रिवाइव यानी दोबारा ले आए। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी उदास हो तो ऐसे ऐसे शेक कर लो अपने सारा, भूल जाओ, सारी चीजें भुला दो, उन चीजों को हटा दो और अपनी जो है बहुत ही हैप्पीनेस जो है और एक बहुत ही इंस्पायरिंग जो है मूड, उसे ले आओ वापस। तो यही मुझे लगता है इस तरह से जो है कौवे ने इंस्पायर किया होगा। तो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, हमने आंसर को भी हल्का सा मॉडिफाई किया है। आई होप द आंसर इज क्लियर। वंडरफुल। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। What is the dust of snow? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत जरूरी क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार डस्ट ऑफ स्नो कौन है, क्या है? सो द डस्ट ऑफ स्नो इज snowflakes or small and soft particles of snow that settle down on the various objects on the earth during the snowfall. तो डस्ट ऑफ स्नो सिंपल सी चीज है। डस्ट ऑफ स्नो को आप स्नोफ्लेक कह सकते हो। अगर आप कभी ऐसे बर्फीले इलाकों में गए हो तो आपने देखा होगा स्नो फ्लेक्स होती हैं छोटी छोटी सी, है ना, छोटी सी होती है, बहुत सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, है ना, ठंडे ठंडे सॉफ्ट पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो कभी भी बर्फ आपने देखा होगा ना गिरती होगी, तो वहां पेड़ हो गए, गाड़ियां हो गई, इवन रोड हो गए, सब वाइट दिखते हैं, ऐसा लगता है पूरी जगह जो है ना आपने स्नो बिछा दी है। तो ऐसा ही होता है, वो क्या करते हैं, सेटल डाउन यानी बैठ जाते हैं अलग अलग चीजों पे ऑन दी अर्थ ड्यूरिंग स्नोफॉल, जब स्नोफॉल होती है। क्लियर है? तो डस्ट ऑफ स्नो का सिंपल सा आप जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ दैट डे? कवि को उस दिन के बारे में क्या लगता है, वो कैसा महसूस करते हैं? सो द आंसर इज द पोएट अर्लियर थॉट दैट ही हैड वेस्टेड दैट डे बट लेटर हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड। यानी अर्लियर यानी बताओ पोम की बिगिनिंग में, यानी पोम की शुरुआत में कवि को क्या लग रहा था, बहुत ही डिप्रेसिव था। उसको लग रहा था कि यार आज का दिन, तो कभी मूड खराब होता है तो ऐसा लगता है ना पूरा दिन बर्बाद हो गया, क्योंकि आप पूरे दिन गुस्से में हो, परेशान हो, खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हो, कोई भी काम करने जा रहे हो बिगड़ जा रहा है, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड मूड सिंपल काम भी आप सही से नहीं कर पाते हो। ये बहुत कॉमन है और सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है भाई। तो पोएट को अर्लियर क्या लगा कि उन्होंने उनका दिन पूरा जो है बर्बाद कर लिया है, बट लेटर, लेकिन वही बर्फ गिरी, उसके बाद जो है उनकी स्पिरिट यानी उनका जज्बा, उनका जोश जो है रिवाइव हो गया था। रिवाइव यानी पुनः जीवित हो गया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस टाइप से दे सकते हैं।
Moving on to the next question, that is question number 5. Dust of Snow is one of Frost's most loved poems. Elaborate why you think this is so. So while I was teaching the poem, अगर याद हो तो मैंने कहा था मेरे फेवरेट पोएट है और मुझे ये कविता भी बहुत पसंद है क्योंकि हमें बहुत लंबी लंबी पोएम्स नहीं पढ़नी है. मात्र 2 स्टैंजा की ये पोएम है, इतनी सी, और उसमें लैंग्वेज भी सिंपल. ऐसा नहीं है कि बहुत कोई 30 मार खान वाले आपको वर्ड्स दे दिए हों बहुत ही अलग से, सिंपल से वर्ड्स है यहाँ पे. तो ये पोम एक्चुअली में फ्रॉस्ट की सबसे ज्यादा लव्ड पोम में से एक है, सबसे ज्यादा चहेती, सबसे ज्यादा पसंदीदा पोम में. तो इलैबोरेट व्हाई यू थिंक दिस इज सो. तो आपसे पूछेंगे कि आप बताओ आपको क्या लगता है. तो आप क्लियरली इसमें ऐसा आंसर दे सकते हो, आप मैसेज बताओ कि कविता का मैसेज क्या है, क्यों ये इतनी इंटरेस्टिंग है और ये रोजमर्रा के जीवन से रिलेटेड है. कोई ऐसे एलियन वाली बात नहीं है कि इन एवरीडे लाइफ आप जो फील करते हो उस हिसाब से आप इसमें आंसर मॉडिफाई कर सकते हो. सो हियर इज माय आंसर. Dust of Snow is a beautiful poem written by Robert Frost. It depicts a simple moment, but it is of great significance. So ये point मैं चाहूंगी आप बिठा लो यार दिमाग में, ये point लिखना ही है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता का जो है ना यही होता है, मेन जो आइडिया कहता है ना पोम का यही होता है कि एक छोटा सा मोमेंट, जीवन का एक छोटा सा पल, यानी क्या हुआ, बर्फ ही तो गिरी है, तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर बारिश की बूंद गिर गई, इतना सा तो मोमेंट है, लेकिन उस छोटे से मोमेंट का क्या बताया है, ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी उसका बहुत ज्यादा महत्व बताया है कि कैसे ये एक इंसान के मूड में, उसके जीवन में बदलाव ला सकता है. द पोएट इज डिप्रेस्ड एंड हैज लॉस्ट ऑल होप. कवि इस टाइम क्या था, बहुत परेशान था, होता है ना, सारी उम्मीद उसकी चली जा चुकी थी. ही इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था. अ स्मॉल इंसिडेंट चेंजेस हिज सैड मूड. सो द पोएम टीचेस अस दैट वन शुड नेवर बी डेस्परेट एंड होपलेस. तो एक छोटे से इंसिडेंट से उसका मूड जो है, दुखी मूड बदल गया. तो कविता हमें क्या सिखाती है, दैट वन शुड नेवर बी, किसी को भी कभी डेस्परेट या परेशान या बहुत बेचैन होना कि ये क्या होगा, अब क्या होगा, होता है ना. आजकल की वैसे इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो चुकी है, हर कुछ जो है क्लिक पे हो जाता है. तो क्लिक पे अगर हर कुछ हो जाता है तो परेशानियां भी क्लिक पे ही आ जाती हैं कि नहीं. बहुत ज्यादा परेशान होते हैं हम, कुछ होता नहीं है तो एकदम से होपलेस फील करने लगते हैं. एक दिन में कुछ नहीं हुआ, मतलब होता है ना क्विक सक्सेस चाहिए, एक दिन में नहीं हुआ, अरे यार परेशान हो गए. तो यही है पोएम, ये सिखाती है कि परेशान नहीं हो और जीवन की छोटी छोटी चीजों में जो है आप अपनी हैप्पीनेस ढूंढो. क्योंकि इस पोएम का इतना इंपॉर्टेंस है तभी जो है इसे लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. The crow and hemlock are usually used as negative references in literature. How is this different in this poem? तो यही तो खासियत है हमारी इस कविता की. हमें पता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री, यानी कौवा और जो हेमलॉक ट्री है, इन्हें यूजुअली लिटरेचर में जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह यूज किया जाता है. और इस कविता में यह अलग कैसे है. तो जब कविता पढ़ाते टाइम सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी कि कवि ने वो जो चलती हुई मिथ है ना कि कौवा है, काला सा है, सो इट इज अ साइन ऑफ बैड ओमेन और समथिंग लाइक दैट, या फिर जो है हम कह सकते हैं हेमलॉक ट्री है तो वो पॉइजनस है. तो इनको कभी भी कविताओं में नहीं दर्शाते, इनको नेगेटिव कैरेक्टर ही, नेगेटिव जो विलन होते हैं उनको विलन की तरह ही रख रखा है. तो कविता में कैसे डिफरेंट है. सो द क्रो इज अ सिंबल ऑफ, आप पहले एक्सप्लेन करना है ना, आप शुरुआत कैसे करते हो आंसर की, आप बात को एक्सप्लेन करो. ठीक है, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन आपको लिखते टाइम एक्सप्लेन करना है कि कौवे को क्या माना जाता है. द क्रो इज अ सिंबल, किसका चिन्ह है वो, इल ओमेन. ओमेन बेसिकली क्या होता है, लक. इल यानी बैड, तो क्रो इज अ सिंबल ऑफ इल ओमेन एंड द हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस वन, यानी ये जहरीली होती है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए. तो वेरी ऑब्वियस, कोई भी चीज जहरीली होगी तो हम उसे अच्छे वे में तो नहीं लेंगे, नेगेटिव वे में लेंगे. तो यूजुअली लिटरेचर में आप कभी भी इंग्लिश की पोम्स देखोगे ना तो उसमें सुंदर चीजें यूज की जाती हैं, ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल कैसी होंगी, मेपल ट्री हो गई, पाइन ट्री हो गई, सुंदर दिखने वाली मैंगो ट्री हो गई, है ना, मस्त मस्त फ्लावर्स हैं उनके. या फिर बर्ड्स हो गई तो पीकॉक हो गई जिसके प्यारे प्यारे फेदर्स हैं, और पिजन हो गई, इन सबको यूज करते हैं, है ना. स्वान हो गई. कौवे को कौन यूज करता है, काला कौवा, है ना, इनको तो बैड माना जाता है. सो हाउएवर इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बहुत ही अलग काम किया है. The poet has used them beautifully to portray the fact that inauspicious things too can bring joy and happiness. तभी ये मुझे पसंद है क्योंकि ये जो है ना
कुछ ढर्रे से चीज़ें हम मानते जाते हैं कि ये ऐसी ही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें आप इनऑस्पिशियस यानी वो चीज़ें जिन्हें आप बैड लक मानते हो, अशुभ मानते हो। इनऑस्पिशियस का बेसिकली मतलब क्या होता है? अशुभ, है ना। जैसे आपने कहा कि मैंने बिना नहाए ये काम कर लिया तो ये अशुभ हो गया, ये कर लिया तो अशुभ हो गया। बेसिकली जीवन में मेरा तो ये मानना है नाउ, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगी लाइफ की कि शुभ और अशुभ बेसिकली ये सब भ्रांति टाइप की चीज़ें लगती हैं कहीं ना कहीं। सबसे ज़्यादा तो अशुभ काम कब होगा यार? ये क्रियाओं से नहीं होता है, ये आपके थॉट से होता है। अगर आपने किसी का बुरा सोचा है, आप किसी के बारे में जो है सोचते हो इसका बुरा हो जाए, है ना, किसी को नेगेटिव सोचा है, किसी को दुख दिया है, ये सबसे अशुभ चीज़ें होती हैं, राइट। अब उससे ये मैटर नहीं करता है कि आप जो है नहा के काम कर रहे हो, आपने यहाँ करके बैठे, वो किया, ये सब चीज़ें जो है मान्यताएं हैं, खैर सब जो मानते हैं। बट क्लियरली लाइफ में अगर कोई लेसन लेना है ना, तो ये इनऑस्पिशियस ऐसा मत बिलीव करो, काली बिल्ली रास्ता काटे, अरे बिल्ली ने क्या किया भाई, उसने क्या किया, ऐसे तो आप भी किसी के लिए अशुभ हो सकते हो, है कि नहीं? तो कितना बुरा लगेगा आपको। तो ये सब चीज़ें मान्यताएं हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बहुत अच्छे से बताई है कि पोएट हैज यूज देम ब्यूटिफुली। उन्होंने सुंदर तरीके से यूज किया है एक क्रो और हेमलॉक ट्री को टू पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब होता है दर्शाना। क्या दर्शाने के लिए? एक ऐसा फैक्ट कि इनऑस्पिशियस यानी जिन चीजों को आप अशुभ मानते हो, दे कैन टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, वो भी आपके जीवन में खुशियां और उल्लास ला सकती हैं। तो आप अगर किसी चीज को कोई मान्यता रखोगे, आपके साथ वैसे ही होगा। आप अलग नजरिए से देखो, आपको ये सारी चीजें भी अच्छी लगेंगी, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये हमारी पोएम का मेन आइडिया है कि पोएट एक्चुअली में क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलिए, वंडरफुल। आई होप सबको आंसर और बातें समझ आई होंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि आपके पूरे जो है इंग्लिश लिटरेचर में लास्ट आते हैं यूजुअली, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। लॉन्ग आंसर सुनते ही काफी स्टूडेंट्स का मुंह बन जाता है कि मैम इनको याद करने में जो समस्या आती है उसका हमारा समाधान कर दो, है ना। पोएट का तो समाधान हो गया, पोएट तो सैड से हैप्पी हो गया, लेकिन हम तो हैप्पी से सैड हो गए। बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं पर्सनली, मैम लॉन्ग आंसर टाइप कैसे याद करें, याद ही नहीं होते, इतनी सारी पढ़ाई करनी है। तो इसमें अब ये जो बात है आपके और मेरे बीच में रहेगी, निंजा टेक्निक्स में बताऊंगी आपको कि कैसे आप एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ठीक है। पर मेरी हर बात को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो जरा मेरी बात देखो, लॉन्ग आंसर टाइप का मतलब क्या है कि आपसे जो है एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आप अपने प्रश्न का उत्तर डिटेल में लिखिए। डिटेल यानी क्या? जो आपने कविता पढ़ी है उसका आप सार बता दीजिए। अच्छा, अब वो सार बताना कैसे है कि मैम मार्क्स ढंग के मिले, इतना क्या लिखे हम? तो इस जो है फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे तो आपको लॉन्ग आंसर बन जाएंगे। कैसा फॉर्मेट? नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या? अपना नाम मत लिखे ना, माय नेम इज सो एंड सो। इंट्रोडक्शन मतलब जो प्रश्न पूछा है उसमें जो पॉइंट है उसको इंट्रोड्यूस करो कि कवि ने क्या कहा है, थोड़ी सी बात बताओ कि इसका जीवन में ये मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात बताती हूँ, क्रो के बारे में है ना। तो शुरुआत बस ऐसे कर देना, क्रो के बारे में थोड़ा बताते हैं, कौवा ऐसा होता है और इसे यूजुअली ऐसा माना जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्या आओगे आप? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पे, यानी इसमें आंसर होना चाहिए सटीक। कैसा सटीक? जो सवाल पूछा है उस पॉइंट को आप यहाँ पे लिखोगे डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। एंड इफ यू वांट आप इनको अलग अलग पैराग्राफ्स में भी कर सकते हो। ऐसा मत करना कि 80-90 लाइन का आंसर लिख रहे हो एक ही साथ लिख दिया, नहीं, पैराग्राफ बदला करो। व्हाई? बिकॉज अब यार एग्जामिनर भी इंसान ही है ना, तो जब वो चेक करेंगे थिंग्स दैट आर ब्यूटीफुल तो आपको मन करता है ना उसको पढ़े अच्छे से, तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो उसको आप पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो। अगेन 10-15 पैराग्राफ नहीं, 3 से 4 पैराग्राफ में आप इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन करा, एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा बड़ा है तो 2 में डिवाइड कर देना उसको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यार इससे कंक्लूजन क्या निकला। जब अपन एंड करते हैं ना आंसर को, हेंस दिस इज द थिंग और दैट इज द थिंग। तो लॉन्ग आंसर कभी भी फॉर्म करने हो, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, अगर इफ यू विल फॉलो दिस पैटर्न, इस पैटर्न को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, है ना, कि इफ यू विल फॉलो दिस पैटर्न तो आपके आराम से वर्ड्स भी पूरे हो जाएंगे और मार्क्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग आंसर में गलतियां कहाँ करते हो, मार्क्स कहाँ कटते हैं तुम लोगों के, कि तुम लोग क्या करते हो, सेम बात को रिपीट कर देते हो। क्या करेंगे? एक ही लाइन को रिपीट करते जाएंगे। यार एग्जामिनर इज वेरी जो है ना इंटेलिजेंट, उन्हें पता होता है आप वही बात को रिपीट करो, तभी कहते हो ये 3 पैटर्न में लिखो। तो पैटर्न में क्लियरली दिखता है बोर्ड के कि इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन अच्छे से लिखा है। हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, यूजुअली कि आप ऐसा हेडिंग डाल रहे हो,
पार्ट वो लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं एंड उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ आपको। एज अ क्रो यू फील हाईली इंसल्टेड बाय द इनकरेक्ट परसेप्शन ह्यूमंस हैव अबाउट योर स्पीशीज। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको जो है कौवे की जगह पे रखा है। अभी मैंने पीछे एक बात बताई थी, एज अ कौआ, मान लो तुम एक क्रो हो यार, और तुमको कितना हाईली इंसल्टेड लगेगा कि इंसान तुम्हारे बारे में ये सोचते हैं कि यार ये तो काला है, इसकी तो आवाज कितनी तीखी है, अरे ये तो अशुभ है, इसको आने ही मत दो, है ना, ये आ गया तो मतलब काम खराब होगा, है ना। तो आपकी स्पीशीज के लिए, आपकी पूरी जाति के लिए ह्यूमंस ये सोचते हैं, आपको बहुत इंसल्टेड लगता है। नाउ इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ क्रो। तो अब आपको हमने रख दिया है कौए की जगह पे, एंड राइट योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रेजुडिस, और इस बारे में जो है आप अपनी राय दें। अब उससे पहले सबसे पहले आप समझोगे व्हाट इज प्रेजुडिस। ओके, प्रेजुडिस का मतलब होता है कि आप किसी के साथ जो है ना बहुत ज्यादा भेदभाव वाली स्थिति होती है ना, किसी को नीचा दिखाना, है ना, ये सारे काम जो होते हैं प्रेजुडिस, यानी समाज में एक ही तरह की जो चीजें होंगी लेकिन आप जो है किसी को कम किसी को ज्यादा, इस टाइप से, है ना। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने ओपिनियन लिखने हैं कि ये जो हमारे साथ होता है इससे आपको कितना बुरा लगता है ना, एंड मेक एन अपील फॉर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, और एक अपील कीजिए, एक दरखास्त कीजिए कि कैसे ये स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, पुराने ढर्रे की मान्यता, स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि कौवे तो ऐसे ही होते हैं, कौवे तो खराब ही होते हैं। क्लियर है। तो जैसे कोई चीज, काली बिल्ली रास्ता काट गई यानी काली बिल्ली अशुभ है, ये सब क्या है, पुराने जमाने की जो है मान्यताएं हैं, हमारी स्टीरियोटाइप्स हैं, जो हम कह सकते हैं अंधविश्वास जिसे कह सकते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं, राइट। तो अब आपको बताना है, तो काफी इंटरेस्टिंग सी बात है, ऑल्दो मैंने आंसर लिखा है लेकिन मैं चाहूंगी क्योंकि आप सबको कौवा बनना है तो आप जो है अपने हिसाब से, देखो लिटरेचर में सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। तो मेरे आंसर से आइडिया लेके आप अपने हिसाब से अपने थॉट्स को डाल सकते हो। चलो अब फटाफट से देखो, शुरुआत मैंने कैसे करी, एक इंट्रो से। क्या है इंट्रो में, आइए पढ़ते हैं। एज पर ह्यूमन परसेप्शंस द वर्ड क्रो इज ऑफन रिलेटेड टू बैड ओमेन एंड इनऑस्पिशियसनेस, यानी इंसानी परसेप्शन के हिसाब से, हमारे नजरिए के हिसाब से हम क्या मानते हैं, जो कौवा शब्द है, क्रो जो है, वो यूजुअली बैड लक का साइन होता है। कभी आप हॉरर मूवीज में भी देखोगे तो कौवा दिख रहेगा आपको, ऐसा है ना, कौवा दिखेगा, आउल दिखता है, काली बिल्ली दिखती है, तो इन्हें क्या माना जाता है, बैड लक या फिर इनऑस्पिशियसनेस, यानी बदकिस्मती लेके आते हैं, अशुभ होते हैं भाई, है ना। दिस स्टीरियोटाइप थिंकिंग टुवर्ड्स आवर स्पीशीज, मैंने आर क्यों कहा है, क्योंकि हमें कौवा बनाया है, पता है ना, तो आर स्पीशीज यानी मैं अपनी स्पीशीज, कौवों की स्पीशीज की बात कर रही हूँ। दिस स्टीरियोटाइप थिंकिंग टुवर्ड्स आवर स्पीशीज इज इलॉजिकल एंड हार्ट ब्रेकिंग, यानी इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। देखो जो चीज साइंटिफिक नहीं उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो बोला इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। एंड हार्ट ब्रेकिंग यानी दिल भी दुखता है यार। आप देखो, आप अगर खुद को इंसान मानो, है ना, आपको जो है आपकी क्लास में अगर ऐसे कोई ह्यूमिलिएट करे, है ना, करे नहीं बट अगर ऐसा आपके साथ कभी हो, है ना, काफी लोगों के साथ होता भी है, अगर आपको एक ग्रुप मिलके आपके स्कूल में आपको साइड लाइन कर दिया, है ना, आपके 20-25 बच्चे हैं क्लास में, आप अकेले हो और उस 24 बच्चों ने आपको साइड लाइन कर दिया है और आपको मजाक उड़ाते हैं, आपको बैड लक मानते हैं कि यार तू आती है सब बिगड़ जाता है, भाई मता, है ना, तुम मता, इधर मत चल उधर मत चल, है ना, हमारा ग्रुप मत ज्वाइन करना, है ना, ये तो सब खराब कर देती है, तो कितना ह्यूमिलेटेड फील होगा, कितना बुरा लगेगा। तो सेम है कौवों के साथ भाई, क्रोस का भी यही है। देखो अब लोग मैम कौवे को क्या होता है, तो अगर थोड़ा सा आप साइंस पढ़ोगे ना तो आप सेंसेस पढ़ोगे, है ना, तो ये मैं बता दूं, सेंसेस पढ़ते हो, जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, 5 सेंस है ना, सेंस यानी क्या होते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सेंसेस होते हैं। तो वैसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी थोड़े सेंसेस डेवलप होते हैं, जैसे क्रो वगैरह हो गए, सब 5 सेंसेस ही होते हैं, तो इनको भी दर्द महसूस होता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, ये 1 सेंस के 2 सेंस के, उनको इतना नहीं होगा। प्लांट थोड़े कम सेंस के होते हैं, लेकिन एनिमल्स पूरे अपने जैसे ही 4 सेंस के 5 सेंस के होते हैं, यानी जो दर्द हमें महसूस होता है उनके हिसाब से उन्हें भी महसूस होता है, isn't it? तो वैसा ही है। तो यहाँ कौवा क्या कहता है, I feel hopeless that without even having any valid evidence to it, people refer to as being ominous। यानी आई फील, यानी मैं कौवे के तरफ से कह रही हूँ कि मुझे बड़ा होपलेस फील होता है, बेचारा सा फील होता है कि लोगों का कोई वैलिड एविडेंस नहीं है, यानी कोई प्रॉपर सबूत नहीं है कि हमें क्यों इस कैटेगरी में रख दिया गया है कि हम बैड लक लाते हैं। लोग हमें जो है क्या रेफर करते हैं,
ओमिनस की तरह रेफर करते हैं। ओमिनस बेसिकली मीन्स जैसे अशुभ बात कर रहे हैं ना हम, इन सबका मतलब एक ही होता है। बैड ओमेन हो गया, ओमिनस हो गया, यहाँ पे से अमंगल टाइप भी कह सकते हैं ना, अमंगल चीज़ें होती है जो है ना, मंगलमय यानी लकी, अमंगल यानी अशुभ टाइप। ठीक है, तो वही है, क्रो को बड़ा बुरा लग रहा है कि कोई वैलिड एविडेंस नहीं है, फिर भी आप हमें अमंगल मानते हैं एंड हमारी पूरी स्पीशीज़ को अच्छा नहीं लगता है, दुखी फील होता है, इज़न्ट इट, कि सब हमें अलग कर देते हो, पक्षपात वाली चीज़ें चल रही हैं। क्लियर? देन अब नेक्स्ट में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं थोड़ा कि परहैप्स बिकॉज वी आर ब्लैक पीपल कंसिडर अस इनऑस्पिशियस and doves are considered good omen, maybe because they are white। तो ये एक थोड़ा सीरियस इशू पे यहाँ पे ले जाते हैं, जो इशू आई थिंक जो है हमारे अमेरिका साइड इन कंट्रीज में चलता है, अमेरिका अफ्रीका में, वाइट एंड ब्लैक, राइट। तो वाइट एंड ब्लैक आपको समझ आता है ना कि जब मेजॉरिटी थी वाइट, वो किसको दबाती थी? ब्लैक को। यहाँ पे वाइट और ब्लैक का मतलब क्या है? इंसान के रंग से है। तो जो काले लोग होते हैं ना, उनको निग्रोस, इससे पुराने टाइम में, खैर आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, जो बहुत ही पिछड़ी हुई मानसिकता के लोग जो हैं, है ना, जिनको अभी भी ये चीज़ें समझ नहीं आती है, लिटरली जो अभी भी ये हरकत करते हैं कि ब्लैक है अगर कोई इंसान तो वो अशुभ है, वो तो नीची जाति का है, एंड वाइट है तो वो ऊपर है, सिर्फ स्किन के कलर से। और स्किन का कलर साइंटिफिक होता है ना, वो तो आपको पता है, मेलानिन प्रोटीन बनता है, उससे आपको कलर मिलता है। लेकिन नहीं भाई, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से ये बात बताई गई है, परहैप्स बिकॉज वी यानी मैं बताती हूँ कि परहैप्स क्योंकि हम कौए जो हैं, हमारा रंग क्या है? काला है ना। काले रंग को पता नहीं क्यों माना जाता है बुरा, जबकि ब्लैक पसंद बहुत है, कपड़े सबको ब्लैक पसंद है, इज़न्ट इट। आप बोलोगे मैम बोर्ड की स्क्रीन ब्लैक होनी चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों में ब्लैक हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर इंसान का कलर ब्लैक हो, है ना, किसी भी चीज़ का कलर ब्लैक हो जाए इन चीज़ों में, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, तो उसे अनलकी माना जाता है। तो कहते हैं बिकॉज वी आर ब्लैक पीपल कंसिडर अस इनऑस्पिशियस एंड डव सबको पता है ना, एक तो डव साबुन होता है। डव साबुन का नाम डव क्यों रखा गया है? क्योंकि वो एक बर्ड के बेस पे ही है। डव एक बर्ड होती है, बहुत ही सॉफ्ट सी होती है और वाइट कलर की होती है, सफ़ेद कलर की। सो बोलते हैं हमें जो है अनलकी माना जाता है क्योंकि हम काले हैं, और डव को जो है गुड ओमेन माना जाता है। डव हो जाए तो आहा अच्छा लगा गया, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सफ़ेद है, बहुत ही सुंदर सी है, बहुत ही वाइट है ना। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे जो है आपने हमें यहाँ पे बांट रखा है, पक्षपात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा उनसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, बात को बताते हुए कि दिस रूथलेस प्रीजुडिस मेक्स मी इमोशनली हर्ट। रूथलेस का मतलब क्या है? रूथलेस का मतलब है जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना क्रूर, एकदम वायलेंट, है ना। तो ये जो निर्मम जैसा जो है प्रीजुडिस, यानी ये जो पक्षपात करते हैं, प्रीजुडिस क्या है? नोट कर सकते हो आप प्रीजुडिस का मीनिंग। पक्षपात जो होता है, ये मुझे इमोशनली यानी मेरे दिल को बहुत ही दर्द देता है ना, मुझे इमोशनली बड़ा हर्ट फील होता है। I want to break this stereotype for all my fellow crows too, in the same way my friend did by changing a person's mood and making him happy। तो मैं यहाँ कहती हूँ कि मैं जो है ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहती हूँ मेरे फेलो क्रोज। फेलो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? साथी, है ना। फेलो का मतलब क्या होता है? साथी। जो मेरे जो बाकी साथी कौए हैं, उनके लिए भी मैं ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहता हूँ, ताकि उन्हें भी ये पक्षपात ना सहना पड़े। एंड जिस तरह से मेरे दोस्त ने, मेरा दोस्त कौन है? यहाँ पे पोअम में, कविता में जो कौवा यूज किया गया है वो मेरा दोस्त है। तो मैं उसका एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि जिस तरह से मेरे दोस्त ने एक इंसान का, यानी जो कवि हैं, उनका मूड बदल दिया, है ना, यानी उनकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज लेके आया, उसे खुश किया, उस तरह से मैं और मेरे बाकी दोस्त भी ऐसे ही हैं और ऐसा कर सकते हैं। बस आपको अपना नजरिया बदलने की जो है जरूरत है। सो लास्ट में हम कहते हैं आई होप दैट वन डे judgmental humans will realize that what they think of us is completely wrong। तो ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा, ये judgmental humans यानी जो इंसान है जो पूरे दिन जो है किसी को जज करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, है ना, कि दूसरों की बुराइयां, ये वो, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो इनको शायद किसी दिन एहसास होगा कि जो वो हमारे बारे में सोचते हैं ये कंप्लीटली यानी पूरी तरह से गलत है। तो एज अ कौआ, एज अ क्रो, आप जो है अपनी बातों को रख सकते हो। मैंने जो बातें लिखी हैं, आप इससे भी जरूर इंस्पिरेशन लिख के अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? वंडरफुल, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये। तो आते हैं हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेज इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज। तो यही क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, कभी कभार होता है
कि एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों के लिए बना होता है। नाउ इट इज योर कॉमन सेंस कि अगर आपको शॉर्ट में पूछा है तो आप उसको थोड़ा समराइज करके लिख दोगे, है ना, थोड़ा समरी करके लिख दोगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर है, बहुत लंबा नहीं लिखना है। और अगर आपको लॉन्ग दिया है तो आप उसको विस्तार से समझाओगे। कॉमन सेंस है, ठीक है भाई। चलो, तो आपको इस बात को, अब क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो एलैबोरेट करके लिखते हैं। In the poem Dust of Snow, when the crow shakes off the dust of snow from the hemlock tree, it falls on the poet. The poet was then standing or sitting under the tree when the with melancholy mood. अब यहाँ पे melancholy, इसे हम क्या कहते हैं, melancholy. melancholy का मतलब क्या होता है, बहुत ही उदासी भरा और दुखी सा मूड। तो देखो आंसर वही है, लेकिन मैं अब यहाँ पे वर्ड्स बदल रही हूँ, मैं पर्यायवाची यूज कर रही हूँ, ताकि आप जो भी देख रहे हो यार, है ना, अटेंड करो लेक्चर, तो वोकैब आपकी इंप्रूव हो। तो जितने मैं सिनोनिम देती हूँ उनको लिख लिया करो। कितनी बार हमने अलग अलग वर्ड यूज किया है, कहीं सैड यूज किया, कहीं डिप्रेसिव, कहीं सॉरोफुल, कहीं मेलनकली, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। चलो फिर, द मैजिकल इफेक्ट ऑफ दिस फॉल ऑफ पाउडरी स्नो एंड इट्स फील चेंज हिज मूड फ्रॉम वन of dejection to one of joy and acceptance of positive thinking। यानी जो मैजिकल इफेक्ट आया, ये जो बर्फ गिरी है, पाउडर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बर्फ कह सकते हो, ये जो बर्फ गिरी है और उसका फील, यानी उसके एहसास ने जो है कवि का मूड बदल दिया। किससे? यानी दुखी होने से वो कैसे हो गए, एकदम सुखी हो गए, कि भाई बहुत बढ़िया है, मेरे जीवन में जो भी चीजें हैं सब बढ़िया है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी होती है, चाहे आपके जीवन में सब खराब चल रहा हो ऐसा हो, लेकिन आप फिर भी खुश रहोगे, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द ग्रीनर साइड, है ना, आप ब्राइटर साइड देख रहे हो ऑफ द डे। ऑलराइट, all this made him realize that the importance of rest of day which now appeared to have been safe from getting spoiled। तो इन सबसे उन्हें एहसास हुआ कि मेरा बचा हुआ दिन कितना ज़रूरी है, ये जीवन कितना ज़रूरी है, तो इस बचे हुए दिन को मैं नहीं गवाऊं। तो वो शुक्र मनाते हैं कि अच्छी बात है ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, ताकि मेरा बाकी का दिन बर्बाद होने से बच गया। ओके, all right, moving on to the next question, that is question number 3. Question says, positive attitude in life can make the world a better place to live in. Do you agree or disagree with reference to the poem Dust of Snow? Express your views bringing out the inherent values. क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले। क्वेश्चन कहता है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक जो सोच है, ये सकारात्मक जो एटीट्यूड है, ये दुनिया को एक बेटर प्लेस, एक बेहतर जगह बना सकता है। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं विद रेफरेंस टू पोएम डस्ट ऑफ स्नो? रेफरेंस यानी अब जो भाई आपने कविता पढ़ी है उसके हिसाब से आप बताओ ये पॉजिटिव थिंकिंग का ये जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, सही है या नहीं है। तो यानी आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें करनी है पोएम के द्वारा, कि आपकी कविता में क्या बताया गया है, और आपको बताना है, अपने खुद के व्यूज बताने हैं इस वैल्यू को लेके। सो यू कैन क्विकली डू इट। सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि आई कंप्लीटली अग्री, है ना, पहले तो उसने पूछा एग्री करते हो या नहीं, तो इसका जवाब देना है। सो यू विल से आई कंप्लीटली अग्री विद द स्टेटमेंट दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके, टू लिव इन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट in Dust of Snow talks of how an otherwise bad day altered into a not so bad one due to the action of a crow। अब आंसर लिखने का स्टाइल देखो, हमने कैसे शुरुआत किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कॉमा, यानी कवि का नाम लिखा, पोएम का नाम लिखा। टॉक्स ऑफ, क्या बात करते हैं, हाउ एन अदरवाइज बैड डे। हाउ एन अदरवाइज बैड डे यानी कि ऐसा दिन, है ना, कि कैसे एक ऐसा दिन जो बहुत बुरा जा सकता था, क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज बैड डे, यानी अगर वो स्नो वो नहीं गिरती तो दिन पूरा ही बुरा जा सकता था, पूरे दिन ही बहुत ही मनहूस सा मूड होता। लेकिन कैसे वो बुरा दिन जो है ऑल्टर होके, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, बदल के, किसमें बदल गया, नॉट अ सो बैड वन, यानी अब वो दिन इतना बुरा नहीं रहा, यहाँ एक अच्छे दिन में बदल गया, ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ क्रो, यानी एक छोटे से कौए के एक्शन की वजह से ये पूरी चीज जो है बदल गई। It was a seemingly disconnected occurrence that brought about a change of mood in the poet. One lesson that can be learned from the poet is to see the brightness amidst the gloom. यानी it was a seemingly disconnected occurrence. Seemingly disconnected का मतलब क्या हुआ, यानी इस चीज का कोई रिश्ता था, आप मुझे बताओ, कि कौवा हो गया, हेमलॉक ट्री हो गई, बर्फ हो गई, कोई रिश्ता था मूड बदलने का? नहीं। लेकिन ये कितनी अजीब सी चीज है कि इतनी छोटी सी और इतनी अजीब सी चीजें जिन्हें तो इवन बैड लक माना जाता है, उनसे कवि का जो है पूरा मूड बदल गया। वन लेसन अब बोले हैं कि आप क्या सीख सकते हो, तो एक लेसन जो समझा जा सकता है कवि से कि
वन शुड सी द ब्राइटनेस अमिस्ट द ग्लूम। ब्राइटनेस का मतलब क्या होता है, उजाला देखो। ग्लूम का मतलब क्या होता है, बहुत ही उदासी भरा समय। तो एक इंसान को उदासी भरे समय में भी, अमिस्ट द यानी उदासी भरे समय के बीच में भी जो है उसमें ब्राइटनेस ढूंढनी चाहिए, यानी अंधेरे में उजाला ढूंढ लेना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा आता है, तो वैसे ही बैड टाइम के बाद गुड टाइम आता है। यही चीज जो है हमने पोएट से यहाँ पे सीखी है। सो द क्रो, द हेमलॉक ट्री, यानी यहाँ पे कंक्लूडिंग वाला पैराग्राफ है। द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द स्नो आर ऑल डार्क इमेजेस एंड येट द पोएट सीज द कलर ऑफ हैप्पीनेस। तो यानी क्या बताया गया है, क्या सीखना है, कौवा, हेमलॉक ट्री और स्नो यूजुअली डार्क इमेजेस की तरह बताए जाते हैं। एंड येट यानी फिर भी कवि का नजरिया कितना अच्छा है, बोलते हैं ना, देखने का नजरिया बदलो। उनका नजरिया अलग था, तो उन्हें इन खराब चीजों में, जिन्हें खराब माना जाता है, उनमें भी खुशी दिख रही थी। कलर ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों के रंग दिख रहे थे। अनदर लेसन इज दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल जॉयस। दूसरा क्या सीख सकते हैं हम, कि जीवन जो है छोटी छोटी खुशियों से भरा है। यानी ऐसा नहीं आपको कोई बम्पर ऑफर लग जाएगा, बम्पर लॉटरी लग जाएगी, बहुत बड़ी चीजें मिलेंगी तब आप खुश होंगे। जीवन में छोटी छोटी खुशियां हर पल, एवरी डे, उनसे भरी हुई है। बस हमें तलाशने की जरूरत है, उन्हें देखने की जरूरत है। इट इज थ्रू देम दैट वन कैन ऑलवेज मैनेज टू सी पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी। तो यही जो हमारी अप्रोच है, इसमें हम नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी में भी अच्छी चीजें देख सकते हैं। यानी आपको लगता है आपके साथ ये बुरा हो रहा है, आप उसको हटाओ। आप हमेशा कोशिश क्या करो, आपके दिमाग में पॉजिटिव। देखो, ह्यूमन माइंड की एक बहुत ही खराब बात होती है और बहुत ही चालाक बात होती है कि दिमाग जो है ना, आपका माइंड जो है ना, आपको हमेशा कोई भी चीज में सबसे पहले नेगेटिव दिखाता है, और उल्टा क्या हो जाएगा, खराब क्या हो जाएगा। लेकिन आपको अपने मन की सुननी नहीं है ना, उसको देखना, सुनना, बोलना ठीक है भाई, लेकिन मैं जो है पॉजिटिव ही देखूंगा। तू मुझे जो भी दिखा, मैं जो है पॉजिटिव देखूंगा। सो विद दिस अप्रोच जो है ना, आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। एंड यही जो है इंपॉर्टेंट चीजें हमें इस पोएम से सीखने को मिलती हैं। क्लियर है? ऐसे आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द वंडरफुल सेशन फॉर MIQs। उम्मीद करती हूँ आपको सीखने को मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड उनका आप किस तरह से आंसर दे सकते हैं। सो मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।